हेलो, चलिए आ जाइए, देखते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन नहीं लगाए हैं जी? क्वेश्चन नहीं आया? मंगवाए थे आप बोले हैं? किसको बोले? ओ हाँ, पिछले क्लास में तो थोड़ा सा ही पढ़ा। ओ, क्वेश्चन करवाए थे मूलतः क्वेश्चन। ओ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। चलिए शांत हो जाइए। हम लोग गुप्त साम्राज्य के विषय में पढ़ रहे हैं। यहां से कमेंट हटा दीजिए। आप सभी लोग गुप्त साम्राज्य से बतियाना ना है, बतियाइएगा। क्लासरूम में खड़ा कर देते, नहीं पता है? आपके बैच में नहीं खड़ा हुई है कोई? हुई है तब पर भी काहे बतियाते हैं? मत बतियाइए ना, बतियाना गलत बात है। क्लास में बतियाना है तो आराम से ले लीजिए, उसको साथ में निकल पड़िए। हल्ला काय कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए। शांति शांति शांति। दो चार पांच क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बताइए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्र। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्र। वीणा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता था? समुद्र। समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक छोटा सा शासक बना था, उसका क्या? राम। कौन ऐसे गुप्त वंश के शासक हुए जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त की? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। किसके दरबार में नवरत्न रहता था? चंद्रगुप्त। और नवरत्न संभवतः पाटलिपुत्रा में रहता था या उज्जैन? कहां रहता था? उज्जैन न। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था। उस नवरत्न के विषय में जो नवरत्न रहते थे उसको याद रखने का ट्रिक क्या बताए थे? आकाश पर विभीषण, अ से अमर सिंह, क से स से स से पर से घटक, व से वर, अगला व से वरा, ध से धनवंत, छन से बी से बेताल, बेताल भट्ट ना। चलिए ठीक है। अब इसमें जो है इन 9 विद्वानों में अगर देखा जाए तो सबसे महान विद्वान कौन था? सबसे महान विद्वान कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाए, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब कालिदास के अलावे जो अन्य विद्वान थे, उन अन्य विद्वानों के विषय में जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपके भीतर होनी चाहिए। तो अन्य विद्वानों को भी थोड़ा बहुत जो है आप जान लीजिए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में मूलतः हम लोग जान रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग जान रहे थे। अब इनके विषय में आपने ये बात जाना है
कि इनके दरबार में नवरत्न रहता था और नवरत्नों में अलग अलग रत्नों का संबंध अलग अलग क्षेत्र से रहा है। जैसे कालिदास बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कई सारे साहित्यों की रचना की है, उन साहित्यों से आप अवगत हो चुके हैं। इसके अलावे अमर सिंह, अमर सिंह की हम लोग बात करें तो जो अमर सिंह था, अमर सिंह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अमर सिंह जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी, अमरकोश। इसके बाद आगे अमर सिंह के बाद जो है धन्वंतरी। धन्वंतरी की अगर बात करें तो धन्वंतरी जो है एक प्रकार का डॉक्टर हुआ करता था। डॉक्टर मान करके चलिए, चिकित्सक, समझ गए, चिकित्सक हुआ करता था, चिकित्सक हुआ करता था, चिकित्सक, चिकित्सक हुआ करता था। और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। धन्वंतरी की अगर हम लोग बात करें तो धन्वंतरी के द्वारा जो है आपको चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना जो है आपको धन्वंतरी के द्वारा किया गया था। धन्वंतरी के बाद अगला विद्वान था, उनका नाम था छपनक। छपनक, छपनक की अगर हम लोग बात करें तो ये ज्योतिष हुआ करता था, ज्योतिष। छपनक जो है ज्योतिष हुआ करता था और छपनक के द्वारा ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। जो छपनक था, छपनक के द्वारा जो है आपको ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके बाद एक विद्वान था वराह मिहिर। वराह मिहिर, वराह मिहिर, वराह मिहिर की हम लोग बात करें तो जो वराह मिहिर था ये भी ज्योतिष था, समझ गए, ये भी जो है आपको ज्योतिष था, ये भी ज्योतिष था। और इनके द्वारा ज्योतिष विद्या के ऊपर कई सारे साहित्यों की रचना की गई थी। और इनके द्वारा जो ज्योतिष विद्या के ऊपर कई सारे साहित्यों की रचना की गई थी उसमें पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका के बाद जो है आपको वृहत संहिता, वृहत संहिता के बाद लघु जातक, लघु जातक, लघु जातक, ये तमाम साहित्य की रचना वराह मिहिर ने ज्योतिष विद्या के ऊपर जो है आपको किया था, ज्योतिष विद्या के ऊपर किया था। इसके बाद के विद्वानों में नाम आता है आपको शंकु का, समझ गए, शंकु का नाम आता है। शंकु के विषय में कहा जाता है कि शंकु का संबंध जो है वास्तुकला के क्षेत्र से था। वास्तुकला, वास्तुकला के क्षेत्र से था, यानी आर्किटेक्ट था, यानी इंजीनियर था। आज के संदर्भ में कहे तो इंजीनियर था वो शंकु। शंकु इंजीनियर था, इसका संबंध वास्तुकला से था, यानी आर्किटेक्ट से था। और इन्होंने वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने जो है आपको वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आप देख करके समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कोई ज्योतिष विद्या के विद्वान हैं, तो जो कोई वास्तुकला के विद्वान है, तो कोई साहित्यकार हैं, कोई चिकित्सक हैं, कोई संस्कृत के विद्वान है, कोई संस्कृत के विद्वान है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार था वह महापुरुषों से, महान विभूतियों से भरा पड़ा था। महापुरुषों से, महान विभूतियों से जो है उनका दरबार जो है भरा पड़ा था, उनका दरबार भरा पड़ा था। और ये जो आपको साहित्य हमने लिखा है, इन साहित्यों को बार बार
अलग अलग परीक्षा जो है आपसे पूछा है। जैसे आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, अमरकोश के रचयिता कौन है। आपको ये भी प्रश्न मिल जाएगा, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपको क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात इनसे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और विशेष तौर पर इन विद्वानों के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है, इन विद्वानों ने जो अलग अलग साहित्य की रचना की है, विशेष तौर पर साहित्य से संबंधित प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावे अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को देखें तो कई और लिहाज से चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल जो है ऐतिहासिक रहा है। तो जो कई और लिहाज से चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ऐतिहासिक रहा है, उन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप नोट डाउन कीजिएगा, तो यहां तक चीजों को जहां तक आप लिख चुके हैं वहां से आगे आप कंटिन्यू होंगे, लिखेंगे आप। लिखिए, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह डैश देकर, ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। 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 आगे, धन्वंतरी, ये एक चिकित्सक था। ये एक चिकित्सक था। ये एक चिकित्सक था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र, इन्होंने चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। छपनक, छपनक, इनका संबंध ज्योतिष विद्या से था। इनका संबंध ज्योतिष विद्या से था। इनका संबंध ज्योतिष विद्या से था। ज्योतिष विद्या से था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनका संबंध ज्योतिष विद्या से था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। वराह मिहिर, आगे हेडिंग मारिए, वराह मिहिर, वराह मिहिर। वराह मिहिर, इनका भी संबंध ज्योतिष विद्या से था। इनका भी संबंध ज्योतिष विद्या से था। इनका भी संबंध ज्योतिष विद्या से था। इन्होंने पंच सिद्धांतिका कोमा वृहत संहिता, वृहत संहिता, वृहत संहिता, वृहत संहिता कोमा लघु जातक, लघु जातक कोमा व्रीह जातक, व्रीह जातक, बोर्ड पे लिख रहे हैं, व्रीह जाक,
व्रीहिजज्जाक, व्रीहिजज्जाक, हाँ सही है। व्रीहिजज्जाक नामक, व्रीहिजज्जाक नामक, व्रीहिजाक नामक साहित्य की रचना की, साहित्य की रचना की। आगे शंकु, 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 शंकु। इनका संबंध वास्तुकला, इनका संबंध वास्तुकला, इनका संबंध वास्तुकला से था, इनका संबंध वास्तुकला से था। इन्होंने वास्तुशास्त्र, इन्होंने वास्तुशास्त्र नामक साहित्य की रचना की। इसके बाद जो है एक बेताल भट्ट था, और बेताल भट्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो बेताल भट्ट था ना, ये जादूगर था, जादू सब दिखाता था। जादूगर समझते हैं? जादू, जादू समझते हैं ना? समझ गए? हाँ, आलतू फालतू चीज को दिखाना वही जादू होता है, ठीक है। बेताल भट्ट ये जादूगर था, जादूगर था, और इन्होंने जादू विद्या के ऊपर जो है मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। मंत्र शास्त्र, क्या? मंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो नीचे से लिखिएगा बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। इनका संबंध, बेताल भट्ट, इनका संबंध, इनका संबंध जादुई दुनिया से था, इनका संबंध जादुई दुनिया से था, इनका संबंध जादुई दुनिया से था। आप लगता है शिव के बहुत बड़े भक्त हैं हो, माला तो बहुत बड़ा पहने हुए हैं। शिव चर्चा और में जाते हैं? नहीं जाते हैं? हल्ला काहे करते हैं आप लोग? बातों नहीं करने देते हैं 2 मिनट, बताइए। लिखिए, इनका संबंध जादुई दुनिया से था। इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक, इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक, मंत्र शास्त्र नामक साहित्य की रचना की थी। इन्होंने मंत्र शास्त्र नामक साहित्य की रचना की थी। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, उनका शासनकाल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनके समय साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास। दूसरा, उनका शासनकाल इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि जो है उनके दरबार में नवरत्न रहता था। तीसरा कारण यह है, तीसरा कारण यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्यों प्रसिद्ध हुए। तीसरा कारण है, पूरे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूरे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार अगर किसी गुप्त शासक ने किया है तो उसका नाम है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के है, दोनों एक बात है कि दोनों अलग अलग।
इधर से कौन महापुरुष बोले हैं? इतने दूर में बोले। क्या बोल रहा है पता है? बोल रहा है अलग अलग। हे भगवान, अब तो यहां पर खिड़की लगने जा रहा है। ठीक है महाराज, पढ़ा लिखा कीजिए, समझे। मोबाइल चलाने से आप लोग को फुर्सत मिलेगा तब ना। आज सुबह वाला में एगो लड़का का मोबाइल चूड़ दिए हैं, पता चला कि ना? नहीं पता चला? पता कर लीजिएगा, मोबाइल चूड़ दिए, लेकर के सीधे मारे। ठीक है चलिए, दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है। पूरे गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार अगर किसी गुप्त शासक ने किया था तो उसका नाम क्या है? आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय आप याद कीजिए। बिंबिसार याद है आपको? प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हमने आपको बिंबिसार के विषय में पढ़ाया है। बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार दो तरीका से किया। बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार एक तो वैवाहिक नीति और दूसरा युद्ध नीति। दूसरा, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इन्होंने भी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर दो नीति अपनाई। और इन्होंने भी अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर जो दो नीति अपनाई थी, एक आपको युद्ध नीति था, युद्ध नीति था, और दूसरा आपको वैवाहिक नीति। दूसरा आपको वैवाहिक नीति। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आस पड़ोस के राज्य के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। यानी वाकाटक वंश से अपनी पुत्री का विवाह करवाया। फिर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में करवाया। कदम्ब वंश में करवाया। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय अपने समकालीन जितने भी महत्वपूर्ण राजवंश थे, उन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया, और वैवाहिक संबंध के माध्यम से ही उन राजवंशों पर अप्रत्यक्ष शासन की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई। इससे इतर चंद्रगुप्त द्वितीय ने युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने कई सारे क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि मुख्य तौर पर जो पश्चिमी भारत का इलाका है, मुख्य तौर पर जो पश्चिमी भारत का इलाका है, मतलब ये वाला इलाका है, पश्चिमी भारत का इलाका है मतलब ये वाला इलाका है, इन क्षेत्रों को जीतने के लिए ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है आपको युद्ध किया, और युद्ध के माध्यम से इन क्षेत्रों को जीतकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रसिद्धि का तीसरा कारण साम्राज्य का विस्तार किया जाना। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल इस वजह से भी चर्चा में रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत के यात्रा पर आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री भारत के यात्रा पर आया था, उस चीनी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान। और देखिए चीनी यात्री भारत की यात्रा पर क्यों आते थे? चीनी यात्री भारत की यात्रा पर क्यों आते थे?
तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि चीनी लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने तथा बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने के उद्देश्य से, गौतम बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त करने तथा बौद्ध स्थलों के भ्रमण के उद्देश्य से जो है चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आते थे। चीनी यात्री जो है भारत की यात्रा पर आते थे। उसी क्रम में फाहियान भारत की यात्रा पर गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और जब चीनी यात्री भारत की यात्रा किया ना, तो उन्होंने अपना यात्रा वृतांत भी लिखा, अर्थात उन्होंने भारत के विषय में भी लिखा, भारत वो किस प्रकार से आए, नहीं आए, भारत में उस समय किसका शासन था, किसका बोलबाला था, हर बात की चर्चा चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। और चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया था। भारत के लिए जो है चीनी यात्रियों ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इन तू शब्द का प्रयोग किया था। भारत के लिए इन तू शब्द का प्रयोग किया था। जैसे अरब के लोग भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए, यूनानी लोग भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किए, उसी प्रकार से जो चीनी लोग थे, चीनी लोग जो है भारत के लिए यिन तू शब्द का जो है आपको प्रयोग किया। और जो चीनी यात्री फाहियान है, फाहियान के विषय में कहा जाता है कि फाहियान जो है किस प्रकार से भारत आया, समझिएगा। ये आपको चीन है, समझ गए। इधर वाले मानचित्र ये तो एकदम गंदा है। भारत के जब आप उत्तर में आएंगे तो भारत के उत्तर में ये आपको चीन देश है। तो चीन का रहने वाला था फाहियान। फाहियान जो है आपको स्थल मार्ग के जरिए, मतलब इस मार्ग के जरिए मध्य एशिया होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पेशावर होते हुए भारत में इंटर किया था। और फाहियान जो है लगभग भारत का यात्रा किया। और भारत का यात्रा करने के बाद जो है फाहियान आपको बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए श्रीलंका होते हुए समुद्री मार्ग से फिर से चीन चला गया। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फाहियान को देखा जाए तो फाहियान भारत आया था स्थल मार्ग से। कौन मार्ग से? स्थल मार्ग से। और फाहियान जो है भारत की यात्रा पर निकला था 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में भारत की यात्रा पर निकला और स्थल मार्ग से भारत आया। और भारत पहुंचने के बाद लंबे समय तक भारत में रुका। और 414 ईस्वी में जो है ये भारत से वापस लौट गया। और भारत से जब ये वापस जा रहा था तो इनका जो मार्ग था, जिस मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया था, वह था आपको समुद्री मार्ग। कौन मार्ग था? समुद्री मार्ग का इन्होंने अनुसरण किया। और बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह देखिए भारत में प्रवेश किया था पेशावर के जरिए। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। भारत में प्रवेश किया था पेशावर के जरिए। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और भारत से बाहर निकला था ये बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह के जरिए जो है ये भारत से बाहर निकला। और समुद्री मार्ग होते हुए जो है वापस आपको 414 ईस्वी में कहां चला गया? चीन। 414 ईस्वी में चीन चला गया। ये जो फाहियान है, अगर हम लोग फाहियान की बात करें तो जो फाहियान है दो शब्द से मिलकर बना है, फा प्लस हियान, जिसमें फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। हियान का क्या अर्थ होता है? आचार्य। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होगा धर्माचार्य। तो फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य। और फाहियान
के बचपन का नाम, जैसे आप ही हैं तो आपके बचपन का नाम कुछ और होगा, अभी आपका नाम कुछ और है, आप जो है आगे चल करके कुछ और नाम से पुकारे जाएंगे। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, समझ गए। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कोई कोई होता है थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होता है, ज्यादा इनोवेटिव होता है, तो अपना नाम भी जो है परिवर्तित करते रहता है। ऐसे नाम परिवर्तित ना करना चाहिए, गलत बात है। जैसे ऑनलाइन बहुत विद्यार्थी नाम लिखेगा RDX समर सिंह, और नाम रखेगा क्या सब, कुछ भी रख लेता है। हाँ, एगो तो नाम शादी में जरूर आना रखा हुआ था। अजीब अजीब नाम ऑनलाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा भी कुछ है चला, सब जो है ये सब करता है। अरे कम से कम नाम तो अपना सही बताइए, ठीक है। अपना पहचान बनाना है तो सबसे पहले नाम सही बताना होगा, समझ गए। तो ये गलत चीज है कि कुछ भी जो है रख लिए क्लास करने के लिए या यूट्यूब पे, समझ गए, ये सब गलत है। तो आप लोग ऐसा मत बनिए, थोड़ा अच्छा आदमी बनिए ना, ठीक है। अच्छा आदमी बनने में अच्छा बात है, समझ गए। अरे सीधा सा समझिए, जब आप अपना सही नाम नहीं बता सकते हैं तो आपका क्या है, आपका कुछ नहीं है, समझे। चलिए, फाहियान, फाहियाना लिख दिए हैं तोरी का। अच्छा, आप लोग फाहियाने न समझ रहे हैं, हाँ लिख दिए, कोई बात नहीं है। इनके बचपन का नाम था कुड। इनके बचपन का क्या नाम था, कुड। कुड, कुड इनके बचपन का नाम था, कुड। कुड, कुड इनके बचपन का नाम था, ठीक है। अभी तुरंत बोले हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल चुरा जाएगा। हम बहुत निर्दयी आदमी हैं, आपको नहीं पता है। तालिबानी शासन मेरे एरिया में लागू करते हैं हम। आप मेरे एरिया में आइए ना कभी, नहीं सरवाइव कर पाइएगा मेरे एरिया में आप, तालिबानी शासन है वहां। शांत रहिए। फाहियान जब भारत आया, फाहियान जब भारत आया तो फाहियान ने पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के क्रम में फाहियान जो है मध्य प्रदेश, जिसको आज मध्य प्रदेश कहते हैं, इसको पहले मध्य देश कहा जाता था या मध्य प्रांत कहा जाता था, मध्य प्रांत कहा जाता था। फाहियान ने मध्य देश का यात्रा करते हुए यह बताया कि यह जो एरिया था यहां पर ब्राह्मण रहा करता था, यह जो एरिया था यहां पर ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। और भी अपने यात्रा वृत्तांत में कई प्रकार की बातों की चर्चा जो है फाहियान के द्वारा किया गया है। लेकिन फाहियान के द्वारा जो भी यात्रा वृत्तांत में चर्चा किया गया है, यह सब बात पूछा नहीं जाता है। सिर्फ एक बात जो बार बार कई बार पूछा गया है, वह यह पूछा गया है कि फाहियान किसके समय भारत आया, फाहियान किसके समय भारत आया, किस वंश के शासक के समय भारत आया, उस समय शासक कौन हुआ करते थे। यही प्रश्न बार बार और कई बार, कई दफा, कई परीक्षा में ये बात जो है आपसे पूछा गया है। तो आप इन चीजों को जो है याद रखिएगा। तो फाहियान के आगमन के वजह से भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल अपने आप में एक चर्चा का विषय बना रहा है, ठीक है। अब नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। लिखिएगा साम्राज्य विस्तार, लिखिए साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का
सबसे ज्यादा विकास हुआ, सबसे ज्यादा विकास हुआ। उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने को लेकर दो प्रकार की नीतियां एक नंबर में युद्ध नीति, दो नंबर में वैवाहिक नीति को अपनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ उसी में लिखना है, अगर चेंज करवाना होता तो हम बोलते ना चेंज कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरनाग, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरनाग से विवाह किया। कुबेरनाग से विवाह किया। फुल स्टॉप। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। फुल स्टॉप। रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। फुल स्टॉप। चंद्रगुप्त द्वितीय एकदम ठहाका मार रहे हैं, क्या बात, क्या हुआ? सोया हुआ है, सोया में ठहाका मार रहा। एक से एक नमूना सब है ना। सपना देख रहे हैं का हो कि प्रभावती गुप्त आपकी हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह
कुमारगुप्त प्रथम का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन, अरे लिखा रहे हैं, लिखिए ना, कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन की पुत्री से करवाया। कदम राजकुमार, आप लोग क्या सोच रहे थे? यानी कुमारगुप्त का विवाह कदम राजकुमार के साथ हुआ। कुमारगुप्त का विवाह कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन की पुत्री से करवाया। काकुत्स वर्मन के पुत्री से करवाया। काकुत्स वर्मन के पुत्री से करवाया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप, उसी में कंटिन्यू, वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप मध्य भारत स्थित मध्य भारत स्थित मध्य भारत स्थित मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य, मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य, मध्य भारत स्थित वाकाटक राज्य, वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से, वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से, वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर, अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमाकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर पश्चिमी मालवा और गुजरात पर, पश्चिमी मालवा और गुजरात पर, पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित किया। पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित किया। इस विजयी से चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का पश्चिमी समुद्री तट प्राप्त हुआ। भारत का पश्चिमी समुद्री तट प्राप्त हुआ। भारत का पश्चिमी समुद्री तट प्राप्त हुआ। जो व्यापार वाणिज्य के लिए, जो व्यापार वाणिज्य के लिए, जो व्यापार वाणिज्य के लिए, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, जो व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे हेडिंग मारिए फाहियान। क्या हेडिंग मारिएगा? फाहियान। फाहियान कॉस्ट में 399 ईस्वी से, कॉस्ट में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी। फाहियान कॉस्ट में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी। कॉस्ट में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी।
यह एक चीनी यात्री था। 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 चीनी यात्री था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। यह स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में, यह स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में पेशावर होते हुए भारत आया था। भारत आया था। जब ये भारत आया था उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था। गुप्त वंश का शासन था। फुल स्टॉप। गुप्त वंश का शासन था। फुल स्टॉप। उस समय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। उस समय गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करते थे। फाहियान ने भारत का भ्रमण कर 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 मध्य देश के विषय में फाहियान ने भारत का भ्रमण कर मध्य देश के विषय में यह लिखा कि मध्य देश के विषय में यह लिखा कि यहां ब्राह्मण रहा करते थे। यहां ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। फाहियान बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह 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 ताम्रलिप्ति लिखना होगा, लिख लीजिएगा।
फाहियान बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए 414 ईस्वी में समुद्री मार्ग के जरिए 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 वापस अपने देश चीन लौट गया। 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 चलिए अब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लिखा रहे हैं। लगभग 8-10 तथ्य जो है हम आपको लिखाएंगे। तो हेडिंग मारिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग मारिए महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य 1 नंबर में चीनी ग्रंथों में भारत के लिए यिन तू शब्द आया है। बोर्ड पे लिखा हुआ है। चीनी ग्रंथों में भारत के लिए यिन तू शब्द आया है। यिन तू शब्द आया है। चीनी ग्रंथों में भारत के लिए यिन तू शब्द आया है। बोर्ड पे लिखा हुआ है। लिखे आगे। थोड़ा खिसक जाइए हो, बैठने दीजिए ना उसको, काहे डिस्टर्ब करते, बैठने दीजिए। लिखिए फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य होता है। फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोले हैं, पॉइंट में लिखना है, नहीं समझे, एकदम गोबर गणेश हैं आप लोग। फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य होता है। उसी लाइन में फाहियान के बचपन का नाम कुड था। फाहियान के बचपन का नाम कुड था। फाहियान के बचपन का नाम कुड था। इसके बाद ये सब बात तो बताए हुए थे जिसको लिखाए हैं। इसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के 2 प्रमुख केंद्र थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हर कालखंड में तक्षशिले होगा। मौर्य काल में तक्षशिला था। एकदम बकलोले हैं, पूरा सफाचट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या का 2 प्रमुख केंद्र था। एगो था अपना पाटलिपुत्रा और एगो था उज्जैन। मध्य प्रदेश में। ठीक है, एक पॉइंट ये है। और जानते हैं ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर जिस गुप्त शासक के समय रहा है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर रहा है, मतलब अपने सबसे बेहतर सिचुएशन में रहा है, अपने सबसे बेहतर स्थिति में रहा है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिखिए। गुप्त काल के समय विद्या के 2 सबसे प्रमुख केंद्र, गुप्त काल के समय विद्या के 2 सबसे प्रमुख केंद्र
विद्या के दो सबसे प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्रा और उज्जैन था। गुप्त काल के समय विद्या के दो सबसे प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्रा और उज्जैन था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब अपने सबसे बेहतर स्थिति में था। अपने चरमोत्कर्ष पर था मतलब अपने सबसे बेहतर स्थिति में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। ब्राह्मण धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था मतलब अपने सबसे बेहतर स्थिति में था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात सुनिएगा, जो गुप्त शासक थे, अगर आप गुप्त शासकों को देखेंगे तो गुप्त शासक भी जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था और चंद्रगुप्त द्वितीय भी ब्राह्मण धर्म को मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त द्वितीय अन्य धर्म के लोगों को देखना ही नहीं चाहते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था वीरसेन, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सचिव वीरसेन था ना, ये आपको शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव की आराधना करता था। फिर इसका सेनापति था अमक्रा देव। इसका सेनापति था आम्रका देव, सॉरी, हाँ जो भी है, ठीक है, पढ़िए ना। आम्रका देव इसके सेनापति का नाम था। आम्रका देव चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति का नाम था और यह बौद्ध धर्मावलंबी था। यह बौद्ध धर्म को मानता था। कौन धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। समझ गए? तो ये बात है, तो नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन, नेक्स्ट पॉइंट उसी में नेक्स्ट पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव वीरसेन शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म को मानता था तो वहीं शैव धर्म को मानता था तो वहीं उनके सेनापति बौद्ध धर्म को मानता था। उनके सेनापति आम्रका देव बौद्ध धर्म को मानता था। तो वही उनके सेनापति आम्रका देव बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए इसके बाद आगे सुनिएगा। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नामों से जाना जाता है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, साथ ही साथ जो है ना, इसको सुनिए ना, इन्हें देवगुप्त, देवराज, देवश्री इन नामों से भी जाना जाता था।
समझ गए, इन नामों से भी जाना जाता था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कई सारी उपाधियां भी धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कई सारी उपाधियां धारण की थी, इनकी उपाधि है विक्रमांक, विक्रमांक अगला, विक्रमादित्य अगला, परम भागवत, परम भागवत, ये सब इनकी उपाधि है और ये इनका नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज, देवश्री के नाम से जाना जाता है और इनकी उपाधि है विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। तो नीचे से लिखिएगा। है ये भीम कैसे गया जीव, मान ही गिरा है, हमको तो लगा सुसु कर दिया आप। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को है चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नाम, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नाम जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री। चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नाम जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि से जाना जाता है, इत्यादि से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कई नाम जैसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री इत्यादि से जाना जाता है। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कई उपाधि, वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कई उपाधि जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कई उपाधि जैसे विक्रमांक, विक्रमांक कोमा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कोमा परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत इत्यादि धारण की गई है, इत्यादि धारण की गई है, इत्यादि धारण की गई है, इत्यादि धारण की गई है। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत इत्यादि धारण की गई है। चलिए ये जो है अभी तक जितना भी बात हमने आपको बताया है सब चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश के अंतर्गत जो अगले शासक बने हैं उनका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम का शासन है 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासन है वह है 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी, 455 ईस्वी यह कुमारगुप्त का शासनकाल है। और देखिए कुमारगुप्त को सबसे ज्यादा इतिहास में परीक्षा के लिहाज से क्यों याद किया जाता है जानते हैं? कुमारगुप्त को इतिहास में सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाता है क्योंकि कुमारगुप्त ने बिहार के भीतर नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बिहार के भीतर नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना है? जिसको मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ध्वस्त कर दिया, उसका निर्माण यही करवाया था। और देखिए बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल, भारत की सरकार कैसन है कि उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया। ये तो गलत है नो। अभी उसमें पढ़ाई होता है? नहीं ना होता
कहाँ खंडहर है ना जी, खंडहर है ना, हाँ खंडहर है मेरे ख्याल से। हम घूमे ना है इसलिए हमको बहुत ज्यादा पता है नहीं। नहीं ना बनाया है, नहीं ना, नालंदा के हैं जी कोई, नहीं ना बनाया है जी, ऐसे खंडहर है ना। हाँ ठीक है। देखिए जबकि जबकि बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है, उस सब का पुनर्निर्माण होना चाहिए था। अब पता नहीं सरकार क्यों नहीं कर रहा है, ये सरकार ही जाने। तो जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इन्होंने जो है आपको बिहार के भीतर नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के विषय में कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे, जिसमें चौथे बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, हीनयान और महायान में बट गया था। तो जो महायान शाखा हुआ करता था, महायान शाखा के लोगों को ही इस विश्वविद्यालय में मुख्य तौर पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। यही कारण है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया है। यह तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावे जो आपको कुमारगुप्त प्रथम है, जानते हैं सभी गुप्त शासकों में जिस गुप्त शासक का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है, सभी गुप्त शासकों में जिस गुप्त शासक का सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है, वह है आपको कुमारगुप्त प्रथम। सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा अभिलेख जिस गुप्त शासक के मिले हैं उसका क्या नाम है? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख हो गया, करमडंडा अभिलेख हो गया, बिलसड अभिलेख हो गया, ये सब कुमारगुप्त प्रथम का है। और इन सभी अभिलेखों से कुमारगुप्त प्रथम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा अभिलेख इनके मिले हैं, कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। फिर जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनके विषय में कहा जाता है कि देखिए सामान्य तौर पर जो गुप्त शासक हुए, गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को माना, भगवान विष्णु की आराधना की, और भगवान विष्णु का जो आपको वाहन था गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन जो गरुड़ था, गरुड़ को गुप्त शासकों ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया था और सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित किया करता था। जैसे आप याद कीजिए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित था। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार का सिक्का चलाया, उसमें गरुड़ प्रकार का सिक्का, गरुड़ प्रकार का सिक्का। तो जो गुप्त शासक होते थे, गुप्त शासक के सिक्कों पर मुख्य तौर पर जो है गरुड़ का चित्र अंकित रहा करता था, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर गरुड़ का चित्र अंकित नहीं था। कुमारगुप्त प्रथम ने गरुड़ के स्थान पर जो है मयूर का चित्र अंकित करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम की हम लोग बात करें तो इन्होंने गरुड़ के स्थान पर जो है मयूर का चित्र अंकित करवाया। कौन सा? मयूर, मयूर का चित्र अंकित करवाया था। तो ये तमाम कारण है जिस वजह से कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल को जो है याद किया जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो अगले गुप्त शासक बने हैं, कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो अगले गुप्त शासक बने हैं, उनका नाम है आपको अस्कंद गुप्त। और जो अस्कंद गुप्त है, अस्कंद गुप्त का शासनकाल है 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी। तो आगे अस्कंद गुप्त के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को आप लिखिए। तो कुमारगुप्त प्रथम,
कुमारगुप्त प्रथम। है उधर थूकिए और थूक रहे हैं, हे भगवान काहे थूकते हैं? अरे उधर आदमी रहता है जी नीचे में। वह महाराज अरे झारखंडी है, दिमागो इसका झारखंडी हो गया। पागल है, उधर मत थूकिए। कहीं नहीं खाता है, आप लोग देखे हैं? हाय थोड़ी खैनी नहीं खाते हैं। अरे मुंह लिखे कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी। लिख लिए? लिखिएगा। सभी गुप्त शासकों में डैश देकर लिखिए। सभी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख सभी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम बना था। कुमारगुप्त प्रथम बना था, फुल स्टॉप। बना था, फुल स्टॉप। तार जल रहा है कहीं क्या जी? देखिए तो। देखिए लाइव चल रहा है अभी। अच्छा लिखिए। कुमारगुप्त प्रथम बना था। इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें बिल्सड अभिलेख, करमडंडा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें बिल्सड अभिलेख, करमडंडा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख इत्यादि से प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, का निर्माण करवाया।
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। फुल स्टॉप। इस विश्वविद्यालय में 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 बौद्धों के महायान शाखा बौद्धों के महायान शाखा से संबंधित बौद्धों के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। जिस कारण इस विश्वविद्यालय को जिस कारण इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। जिस कारण इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। जिस कारण इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। जिस कारण इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। फुल स्टॉप। कुमारगुप्त के सिक्कों पर उसी में कुमारगुप्त के सिक्कों पर कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के जगह हाँ ठीक है कुमारगुप्त के सिक्कों पर गरुड़ के जगह मयूर का चित्र अंकित हुआ करता था। चलिए आगे हेडिंग मारिए स्कंदगुप्त। आगे हेडिंग मारिए स्कंदगुप्त। 455 से 467। गुरुजी लोग एक मिनट में आइए तो याद करते हैं। याद कीजिएगा क्या? आइए तो आइएगा बोर्ड पे। अमर सिंह किस भाषा का बहुत बड़ा अमर सिंह किस भाषा का बहुत अमरकोश के रचयिता धन्वंतरी का संबंध किससे? धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किस? चिकित्सा शास्त्र नामक ग्रंथ। छपनक का संबंध ज्योतिष शास्त्र नामक ग्रंथ की ज्योतिष शास्त्र नामक। वराहमिहिर का संबंध पंच सिद्धांति का बृहत संहिता लघु जातक बृहजाक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंच सिद्धांति का बृहत संहिता लघु जातक बृहजात नामक ग्रंथ आए। इसमें पंच सिद्धांति का बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंच सिद्धांति का के रचयिता कौन है? ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगु का संबंध किस क्षेत्र से? वास्तुशास्त्र के रचयिता बेताल भट्ट का संबंध मंत्र शास्त्र के रचयिता आए। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 नीतियों के तहत अपने साम्राज्य का युद्ध नीति और
अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नागराज कुमारी किसके साथ? नागराज कुमारी। और अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के किस शासक? वाकाटक वंश के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ करवाया? वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन। रुद्रसेन। और अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन की पुत्री। कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन की। क्लियर है। और इस वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित? भारत के पश्चिमी भाग में। भारत के पश्चिमी भाग में ना जी। चलिए इसके बाद जो है आगे बताइएगा आप हमको कि देवगुप्त देवराज देवश्री किसका नाम है? चंद्रगुप्त। देवगुप्त देवराज देवश्री किसका नाम? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस किस नाम से जाना जाता है? इनकी उपाधि कौन कौन सी है? विक्रमांक, विक्रमादित्य और अच्छा ब्राह्मण धर्म का चरमोत्कर्ष किसके समय हो? चंद्रगुप्त। अच्छा उनका सचिव वीरसेन कौन धर्म को मानता है? उनका सेनापति आमक्र किस धर्म को मानता था? किस धर्म को? अच्छा चीनी ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा शब्द आए? चीनी ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा? चीनी ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा? चीनी ग्रंथों में भारत के लिए। और ये प्रश्न जो है ना यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक लगभग हर परीक्षा पूछ दिया, याद रखिएगा। तो चीनी ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा शब्द? कौन चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया? कौन आया था? फाहियान का शाब्दिक अर्थ। फाहियान का शाब्दिक अर्थ। फाहियान के बचपन का नाम आए क्या? फाहियान कौन मार्ग से आया था? स्थल मार्ग। कौन मार्ग से? कौन मार्ग से गया था? कौन मार्ग से? कौन मार्ग से? चलिए इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले? सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले? सबसे ज्यादा अभिलेख किसके मिले? कुमारगुप्त प्रथम। बिलसड अभिलेख, करमडंडा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? किससे है? बिलसड अभिलेख, करमडंडा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कौन विश्वविद्यालय? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कौन विश्व? किस गुप्त वंश के शासकों के सिक्कों पर जो है गरुड़ के जगह मयूर का चित्रण? गरुड़ के जगह मयूर का चित्र। गरुड़ के जगह मयूर का चित्र। कुमारगुप्त प्रथम। क्लियर है? अच्छा एक मिनट सुनिए। कुछ लोग जो है एक तो समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, वो इधर उधर करते रहते हैं। कोई पानी पिएगा, कोई माथा नोचेगा, कोई इधर देखेगा, कोई इधर देखेगा, कोई नीचे देखेगा, कोई ऊपर देखेगा, कोई दायां कोई बायां, कोई आगे देखेगा, कोई पीछे देखेगा। समझने के वक्त समझिए भाई जी लोग, दीदी जी लोग, ठीक है, समझा बुझा कीजिए। और हमको कोई पागल कुत्ता नहीं काटा है कि हम आपको बोल बोल करके कहते हैं याद करने के लिए। हमको कोई पागल कुत्ता थोड़े काटा है, नहीं काटा है। अगर पागल कुत्ता काटता तो हम पागल ना हो जाते जी। हम तो पागल ना है। तो याद करवाते हैं तो याद कीजिए, मुंह मत देखिए, थूथना तोड़ देंगे हम। सब आप लोग को भी बोल रहे हैं, आप लोग का थोबड़ा बिगाड़ देंगे, समझे? बोला कीजिए। बहुत लोग नहीं बोलते हैं और बार बार कितना बार समझाए हैं बताइए। ठीक है, क्लास है ये तो इस एटीट्यूड के साथ है ये कि क्लास में जितना बताया जाएगा, जितना लिखाया जाएगा, उतना याद करके जाना है।
ये होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो आयो राम गयो राम, आने के लिए भी धरफराते रहते हैं, जाने के लिए भी धरफराते रहते हैं। तो क्लास में आइए, चीजों को समझिए, चीज याद करके घर जाइए। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों का। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। बैठिए बैठिए, हमको निकलने दीजिए आराम से, तब निकलिएगा आप लोग आराम से। धन्यवाद।